नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। आज हम अपने हिस्ट्री मेंस आंसर राइटिंग के क्लास में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो रहेगा हड़प्पन इकोनॉमी। पिछले दो क्लासेस में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन, डिक्लाइन और टाउन प्लानिंग इन तीन टॉपिक्स को कवर भी कर लिया था। पिछले क्लास में मैंने आपको ओरिजिन और डिक्लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए थे और जो आंसर सबमिट करना चाहते हैं वो मैंने आपको अपना जीमेल आईडी दिया था, आप वहां पर अपना इवैल्यूएशन के लिए आंसर को भेज सकते हैं। आज हम हड़प्पन इकोनॉमी के टॉपिक को समझेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करना है, क्या क्या इसके ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, क्या क्या ब्रॉड फीचर्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ से इसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और टाउन प्लानिंग से रिलेटेड जो पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था यानी कि क्लास 2 में, उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ आज क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हड़प्पन इकोनॉमी को बात किया जाए अगर हड़प्पन इकोनॉमी का, तो इसे हम तीन ब्रॉड पैरामीटर्स में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो सब टॉपिक इसका रहेगा वो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंड हंटिंग। ये तीन चीज थे जो कि हड़प्पन इकोनॉमी में सबसिस्टेंस का रोल प्ले करते थे, यानी कि लोगों को जीने के लिए जो बेसिक जो इनका लाइफ पैटर्न था वो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग के ऊपर डिपेंड था, जिसमें एग्रीकल्चर सबसे मेन फीचर हुआ करता था और अलोंग विद दैट एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग भी हमें देखने को मिलता है। हंटिंग की स्पेलिंग गलत हो गया है। ठीक है, तो ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे पहला पॉइंट, जिससे कि क्वेश्चंस इकोनॉमी में जब भी आप देखेंगे तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा रहेगा क्राफ्टमैनशिप या फिर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। ये एक दूसरा पॉइंट है जो कि हड़प्पन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट रहता है ट्रेड जो कि इंट्रा भी है और इंटर भी है, यानी कि विद इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड आउटसाइड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि ट्रेड विद फॉरेन सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम, दैट इज इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट के साथ में तो हमें उतना डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन मेसोपोटामिया के साथ में हमें रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हड़प्पन इकोनॉमी के तीन मेजर फ्रेमवर्क हैं जिनमें से आपसे को क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, ये तीन सब टॉपिक्स है, इन्हीं को मिला के या इंडिविजुअल बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जनरल जो क्वेश्चन होगा, जो अगर एकदम बेसिक और इजी मॉडरेट लेवल का अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे इनके जनरल फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा, जनरल फीचर्स या फिर इनके नेचर के बारे में कि एग्रीकल्चर का क्या नेचर था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के फीचर्स को डिस्कस कीजिए, ट्रेड को डिस्कस कीजिए। और जो इसमें जो एडवांस जो आता है वो होता है कि इन सभी चीजों ने मिलकर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो, ट्रेड हो, इन सभी ने कैसे रिलेशन बिटवीन हड़प्पन इकोनॉमी एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि किस तरह से इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक अर्बनाइज्ड कल्चर बनाया
उसके अर्बनाइजेशन में अपना रोल प्ले किया। ये इसका एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क होता है। आपके पास डेटा और फैक्ट तो रहेगा। डेटा और फैक्ट तो हर कोई जानता है कि एग्रीकल्चर में आप सर्टेन साइट्स के बारे में मेंशन कर देंगे, वहां पर क्या एविडेंसेस मिला। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्स के बारे में बता देंगे कि क्या एविडेंस मिला, ट्रेड के बारे में भी बता देंगे। लेकिन किस तरह से उसने अर्बनाइजेशन को कंट्रीब्यूट किया, ये आपको लिखना पड़ता है 1 से 2 लाइन या मैक्सिमम 4 या 5 लाइन या 3 लाइन भी अगर हो। अगर जब भी आप, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस, हर एक पॉइंट के सिग्निफिकेंस को आप बताते हैं कि किस तरीके से ये सब मिलकर अर्बनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये आपको आर्टिकुलेट करना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है, रिलेशन दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले तो हम कैसे जनरल फीचर्स और नेचर को देखना है, और उसके बाद में किस तरीके से हम रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं, यानी कि जो इसका जो एनालिटिकल पार्ट है उसको पहले डील करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में आंसर लिख के नहीं दूंगा, मैं आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दूंगा, क्योंकि डिटेल में मैंने जीएस फाउंडेशन की क्लास में इससे डील कर लिया है। आप सभी उसमें जाएं, जाके देखें। मैंने पूरे के पूरे हर एक चीज को डिटेल के साथ में, कहाँ पे कौन सा साइट था, उसके क्या क्या एविडेंसेस थे, कहाँ से हमें क्या, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, क्राफ्ट से रिलेटेड हो, कितने प्रकार के हमें क्राफ्ट देखने को मिलते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स थे, वो सब हमने अपने जीएस फाउंडेशन के कोर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, मैं बस आपको तरीका दिखा देता हूं कि किस तरीके से, कौन से पॉइंट्स को, जो भी आपने डेटा और फैक्ट जो पढ़ा, उसे किस तरीके से आपको अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया था सबसे पहला क्या होता है, इंट्रो। इंट्रो का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है कि आपका इंट्रोडक्शन का जो पहला लाइन होना चाहिए वो इस तरीके से लिखा हुआ हो कि वो ये कोई भी ये देख के समझ जाए कि आखिर क्वेश्चन क्या था। आपको फ्रेमिंग ही इस तरीके से करना है लाइन का। पहला लाइन, या जो अगर आप एक लंबा लाइन भी लिखते हैं जो कि दो लाइन तक कंटिन्यू अगर होता है, तो वो आपके बिना, कोई भी इंसान जो कि इवैल्यूएटर है वो आपके इंट्रोडक्शंस को के फर्स्ट लाइन को पढ़ के ही समझ जाए कि अच्छा क्वेश्चन जो था वो इस टॉपिक और इस सब टॉपिक के ऊपर फ्रेम किया गया। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड लाइन के बाद से जो लिखते हैं, जब फर्स्ट फुल स्टॉप के बाद से जो लिखते हैं, उसमें ये लिखा जाता है कि आगे हम क्या लिखने वाले हैं, हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रो। तो अभी चूंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो मैंने उसका एक किस तरीके से ब्लूप्रिंट जो होता है वो मैंने आपको प्रीवियस 2 क्लासेस में बताया था। ठीक है, अब आप सभी को खुद से ये काम करना है, अपने आंसर्स को मुझे भेजना है और मैं इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगा कि वेदर आप लोग लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब इंट्रो के बाद में क्या हो जाएगा, मेन बॉडी। अब जब मेन बॉडी में सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल फीचर्स या फिर नेचर के बारे में पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर हो या फिर क्राफ्ट के बारे में हो, ट्रेड के बारे में हो, तो कौन कौन से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चर अगर पूछा गया है, तो एग्रीकल्चर में आप क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिखाना है कि एग्रीकल्चर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, यानी कि इकोलॉजिकल वैरायटी। जितना ज्यादा इकोलॉजिकल वैरायटी होगा उतने हमें डाइवर्सिफाइड फूड रिसोर्सेस मिलेंगे। जितने ज्यादा फूड रिसोर्सेस होंगे, प्रोबेबिलिटी होता है कि फूड का सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होता है तभी अर्बनाइजेशन होता है। तो एक लाइन में मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर रिलेटेड है। और ये हमने देखा, जब भी हमने अपने क्लास में देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन प्लेन एरिया में भी है, वैली एरिया में भी है, माउंटेन एरिया में भी है, डिजर्ट एरिया में भी है। सो एक लार्जर इकोलॉजिकल वैरायटी हमें देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आप ये पॉइंट रहेगा, इसे आपको एक्सप्लेन करना है और इसका एग्जाम्पल देना है। एक एक लाइन में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाइए और उसका एग्जाम्पल देते जाइए। ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इकोलॉजिकल वैरायटी, फिर क्रॉप में डाइवर्सिटी, इरिगेशन सिस्टम,
जहां पे रिवर्स है किस तरीके से किया जाता है, ये सारा चीज हमने पढ़ा। इरिगेशन सिस्टम, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो स्टोरेज फैसिलिटीज किस तरीके से, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसे कैसे स्टोर किया जाता है, स्टोरेज फैसिलिटीज। फिर ट्रेड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में किस तरीके से ट्रेड होता था। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है along with एग्जाम्पल, जहां जहां पे हमें ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग टेक्निक, हार्वेस्टिंग टेक्निक, फूड प्रोसेसिंग, और एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कहाँ पे प्लॉ मिले थे, कहाँ पे हमें प्लॉट फील्ड के एग्जाम्पल मिलते हैं, कौन कौन से इंप्लीमेंट्स का हमें देखने को मिलता है जो कि प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आपको ये सारे चीजों के बारे में बताना है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कौन कौन से हमें एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन का एविडेंसेस मिलता है, चाहे वो हमें उनके बोन्स में मिले, चाहे हमें पॉटरी में मिले, चाहे उनका रोल हमें सील्स में देखने को मिलता है, या इवन जो सील्स एंड सीलिंग्स में जो बनाया गया उनका एविडेंस, उन सबको हमें लाइन में लिखना है, बताना है कि इस चीज का एविडेंस हमें देखने को मिलता है, उसका एग्जाम्पल ये है, इस चीज का एविडेंस हमें यहाँ मिलता है ये। तो इस तरीके से ब्रॉड फ्रेमवर्क में इस सब पॉइंट्स में आपको अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करना है। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपने जनरल फाउंडेशन की क्लास में। ठीक है, तो ये था एग्रीकल्चर, इसको नोट डाउन कर लो। ये है सेकेंड पॉइंट में क्या था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, या फिर क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, क्या क्या है हमें दिखाना है। जैसे सबसे पहले हमें कहां पे दिखता है, पॉटरी में। पॉटरी को हमको डिस्कस करना है, इसके जनरल फीचर्स, हड़प्पन पॉटरी के क्या क्या फीचर्स थे, स्टाइल्स एंड यूटिलिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ दिखाएगा, पॉटरी बन रहा है तो क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है। अब जैसे पॉटरी है, ठीक है, इसका एग्रीकल्चर के साथ में क्या रिलेशन है। यहाँ पे स्टोरेज करने के लिए जार्स बनाए जाते थे। ठीक है, स्टोरेज करके जार्स अगर कर रहे हैं तो स्टोरेज क्यों किया जा रहा है, हो सकता है ये उस जगह पे स्टोरेज किया जा रहा होगा जहां पे उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, जहां पर उसका डिमांड है। तो एक तरीके से ट्रेड को दिखाता है, और खास करके ये दिखाता है कि विलेज और सिटीज के रिलेशन, और जो इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं जैसे खासकर हड़प्पा, मोहनजोदारो, तो ये दिखाता है कि इस तरीके से अब विलेज जो है वो प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंगेज्ड है, और सिटीज जो है वो बाकी अपने टाउन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में लगे हुए। तभी तो लग पाए हैं ना, जब इनके पास में अवेलेबिलिटी है। ये अगर बेसिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जुड़े हुए हैं तभी तो इनके पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो टाउन प्लानिंग कर सके, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना सके। ठीक है, ये इस तरीके से रिलेशन को शो करता है, एक दूसरे के ऊपर सारी चीजें जो थे वो इंटरडिपेंडेंट थे।
ठीक है, और फाइनली मिलकर एक अर्बनाइज कल्चर का राइज होता है। फिर हमने हमने क्या देखा, हमने हमने मेटल क्राफ्ट देखा, मेटल क्राफ्ट या फिर मेटल वर्क या फिर मेटलर्जी कह दो, जो भी जैसे भी लिखना चाहते हो। इसमें हमने कॉपर एंड ब्रॉन्ज का वर्क देखा, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। हमने कास्टिंग टेक्निक्स देखा जिसे कि लॉस्ट वेट टेक्निक कहा जाता है, कास्टिंग टेक्निक। ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स का हम यूज देखते हैं। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि सिटी में जिन लोगों के पास में वेल्थ का एक्यूमुलेशन था, जो लोग वेल्दी थे, वो ही लोग तो इस चीज का डिमांड करते होंगे। सोसाइटी में कुछ लोग एफ्लुएंट होंगे और कुछ लोग बिलो होंगे। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेज में, लेकिन हाँ हमें क्लास का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। सोशल हायरार्की एज सच हमें अभी तक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जो भी जिस तरीके से हम देखते हैं तो एक क्लास का हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उस लग्जरियस आइटम को जीते हैं, अपने लाइफ टाइम अपने लाइफ में उसे यूज करते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल्स यहाँ के कपड़ों में हमने देखा, ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड है। कॉटन, वूल, स्पिनिंग और वीविंग की एक्टिविटीज, स्पिनिंग एंड वीविंग। लोगों को अवेयरनेस है कि कहां पर कॉटन उगता है, किस तरीके से लोगों का डिमांड जनरेट होता है कि हमें कॉटन के कपड़े चाहिए, वूल के कपड़े चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है स्पिनिंग एंड वीविंग में। ये सारे एविडेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। फिर हमें सील्स देखने को मिलते हैं जो कि वेरियस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। कभी ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए, कभी कुछ रिलीजियस बिलीव्स भी इनके साथ में जुड़े हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। तो सील्स एंड स्क्रिप्ट यानी कि जो हड़प्पन लैंग्वेज हमें जो देखने को मिलता है, या तो किसी प्रकार के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए होगा, किसी आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए होता होगा कि कौन सा सामान कहाँ पे आया, कितने क्वांटिटी में आया, कहाँ पे ये जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। ऑल्दो ये सब एक स्पेकुलेटिव इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी एक इन्फरेंस अनुमान लगाया जाता है कि जब इन सब चीजों का डेवलपमेंट हुआ है तो आखिर ये इन्हीं सब चीजों को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो सील्स एंड स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट एक पॉइंट है प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइंटिफिक नॉलेज को दर्शाता है। खास करके ब्रिक मेकिंग हमें देखने को मिलता है, ब्रिक के बारे में डिस्कस करो। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ड्रेनेज सिस्टम, टाउन प्लानिंग, इन सब को डिस्कस किया जा सकता है इसके अंदर में, एक एक लाइन में एविडेंस के साथ में दिखा के कि किस तरीके से ये सब डिमांड एंड सप्लाई को दिखाते हैं, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन को दिखाते हैं। और यही सब तो मिलकर, यही सब तो फीचर्स है ना। जब हम अर्बनाइजेशन को पढ़ते हैं, यही सारे तो फीचर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, अर्बनिज्म के। तो यही चीज हमें यही चीज हमें लिखना है और इसी चीज को हमें आर्टिकुलेट और एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये रहेगा क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर, इसको नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के तरफ में जो कि रहेगा ट्रेड।
तीसरा पॉइंट क्या है? ट्रेड, इंटर और इंट्रा, हमें दोनों देखने को मिलता है। अब ट्रेड में आ जाते हैं तो सबसे पहले रूट्स एंड नेटवर्क्स है। इसमें भी हमें अगर देखा जाए तो हम उत्तरा पथ और दक्षिण पथ हमें देखने को मिलता है विद इन द कंट्री के अंदर में, और साथ साथ में जो फॉरेन में जो हमें ट्रेड जो हुआ करते थे उसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे और जो या फिर जो इम्पोर्टेंट जो डेस्टिनेशंस थे हमें उनको लिखना है, हमें उसे मेंशन करते हुए चलना है कि कौन कौन से, जैसे आप यहाँ पर धौलावीरा, लोथल, इन सब के बारे में आप लिखेंगे। डेस्टिनेशन में जैसे अफगानिस्तान में एक साइट था, किस तरीके से पूरा का पूरा जो ट्रेड जो नेटवर्क था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर ट्रेड को एक्सरसाइज करने के लिए या ट्रेड को करने के लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन का जरूरत होता है, वेट्स एंड मेजर का होता है। ऐसा नहीं है ना कि हम कितने भी आइटम को, अगर वहां से डिमांड आया है कि 5 केजी ही हमें कोई सामान चाहिए तो आप 5 केजी भेजेंगे, उसके हिसाब से हो सकता है कि उसको स्टोरेज करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका एक स्पेस अलॉटेड होगा, कहीं पे गोडाउन्स होंगे जहां पे रखा जाता होगा। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए पैकेजिंग कैसे किया जाता होगा, तो इन सब चीजों के लिए क्या डेवलप हुआ? स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स। या अगर इंटरनली भी अगर आप परचेजिंग करने जा रहे हैं, गोल्ड का जरूरत है, और हमने सब देखा है कि डेसिमल और बाइनरी सिस्टम दोनों का एग्जिस्टेंस जो है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैथमेटिकल नॉलेज में हमें दोनों देखने को मिलता है। खास करके मैं एक स्पेशल सा क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको साइंटिफिक पूरे के पूरे एडवांसमेंट और किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे इसको हम एक एक्सक्लूसिवली एक टॉपिक में डील करेंगे। बट ये सारी चीजें दिखाता है कि ट्रेड का डेवलपमेंट के लिए कितना ये नेसेसिटी था, और यही तो फीचर्स है। अगेन दिस इज द फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन। Why it had developed? Because it was necessary for the purpose of trade. Because how you will deliver any product? If you want some kg of product, what is the measure? How you will measure it? What is the unit? What is the quantity? How will you quantify it? ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड करता है इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूट करते हैं अर्बनाइजेशन में, और ये अर्बनाइजेशन का फीचर्स, ठीक है। फिर फॉरेन ट्रेड में जैसे ट्रेड विथ मेसोपोटामिया के साथ में हमें ट्रेड मिलता है। हमें मैरीटाइम ट्रेड के एविडेंसेस मिलते हैं, ओशियंस का, नाव का, सबका हमें रेफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। मैरीटाइम ट्रेड, चीजों को स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज and storage facility and storage facilities, और इन सब के साथ में क्या होता है, ये पूरे चीज मिलाकर जब ट्रेड जो होता है वो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है कल्चरल एक्सचेंज का। चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो ह्यूमंस का आना जाना हो, या फिर सबसे ज्यादा आइडियाज का ट्रेवल होना, ठीक है। whether it is product, humans एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, और सबसे बड़ा जो होता है वो है आइडियाज का ट्रेवल करना। इसलिए हम जब ओरिजिन को भी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी हम एक फैक्टर पढ़ते हैं कि हो सकता है कि वहां से भी आइडियाज डिराइव किए गए होंगे मेसोपोटामिया से। और इवन जब डिक्लाइन भी जब हम पढ़ते हैं तो भी हम उसमें एक पॉइंट आता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ट्रेड था वो जब डिक्लाइन करता है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। ऑल्दो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही मिनिस्कल हो चुके हैं, उन्हें बहुत ही लो लेवल पे, या यूं कहिए कि बहुत ही उसके जो एविडेंसेस जो हैं वो इतने होल्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो एक फैक्टर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी
हड़प्पन इकोनॉमी के क्वेश्चन को जब आप डील करेंगे तो 3 ब्रॉड सब टॉपिक्स होंगे, एग्रीकल्चर का, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का और ट्रेड का। और इन सभी पॉइंट्स में आपको उसको पूरा का पूरा डिस्कस करना है, बताना है, along with evidences and examples। ठीक है, ये है पूरा का पूरा। अब आपको लास्ट में करना क्या पड़ता है, वो होता है सिग्निफिकेंस। आपको बताना पड़ता है, आपको एक ऐसे कुछ लाइंस लिखने पड़ते हैं जिससे कि वो चीजें रिफ्लेक्ट हो क्या है। आप बस खाली एग्जाम्पल देके छोड़ देंगे, आप बस खाली एविडेंस देके छोड़ देंगे, इससे नहीं होता है। क्योंकि जो मेन क्वेश्चन का जो डिमांड और जो कमांड होता है, तो कमांड को तो चलिए आपने फुलफिल कर दिया, लेकिन जो मेन डिमांड होता है उसको भी आपके आंसर में वो चीज आर्टिकुलेटेड होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं कि कैसे लिखा जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप अपने तरीके से अगर लिखें, मैंने पहले भी कहा है, मेरे वर्ड को अगर आप कॉपी करते हुए चलेंगे तो ठीक है, कहीं पर जरूरत पड़ सकता है। हम भी कई बार जब अपना आंसर लिखते हैं तो चीजों को करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वही होता है कि जब आप उस चीज को अपने आइडिया में आर्टिकुलेट और एक्सप्रेस करें। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जहां पे ना चाहते हुए भी आपको अपने ओरिजिनलिटी के साथ में डील करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं इनके सिग्निफिकेंस पर। अब सबसे पहला एग्रीकल्चर, ठीक है। it helped to generate food surplus along with diversity of subsistence base। डाइवर्सिटी ऑफ सब्सिस्टेंस बेस का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के अलावा हमें एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग के भी एग्जांपल्स मिलते हैं। सब्सिस्टेंस along with diversity of subsistence base covering vast ecological variety, सो हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ फूड रिसोर्सेस थे कि किसी भी एक के ऊपर अगर प्रेशर पड़ा तो हम दूसरे मोड पे या फिर दूसरे चीजों पे जा सकते हैं। ठीक है, ये होता है हेल्प्ड इन अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इमर्जेंस ऑफ सिटीज। अर्बनिज्म किस प्रकार का सिटी है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ सपोज करिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें टाउन्स या बड़े बड़े सिटीज देखने को मिलते हैं, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो एक पोर्ट सिटी है, ठीक है, एक एग्रीकल्चरल साइट है, इस प्रकार से। तो आपको लिखना है, आपको बताना है, सारी चीजें लिखने। जैसे आपने एग्रीकल्चर का मैंने आपको पॉइंट दिया था, आपने सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, और एक्सप्लेन करने के बाद में लास्ट में जब सारे पॉइंट एक्सप्लेन हो चुके हैं एग्जांपल के साथ में, तब आपने ये एक लाइन लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर का, इसी तरीके से क्राफ्ट का और इसी तरीके से ट्रेड का। अब देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, ये एक एग्रीकल्चर के लिए हो गया। अब उसी तरीके से क्राफ्ट में क्या लिखेंगे, तो क्राफ्ट में होगा इट रिफ्लेक्टेड मास प्रोडक्शन। और मास प्रोडक्शन कब है, जब डिमांड होता है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉलेज
ऑफ नॉलेज, तभी तो हम उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉलेज, these acted as nodes of supply and demand, where villages acted as, या फिर आप इसको हटा भी सकते हैं, इसको अगर नहीं भी लिखना चाहें आप, समझने के लिए बस मैं खाली बता देता हूं कि जैसे विलेज जो है, सप्लाई क्या होगा, सप्लाई और डिमांड। डिमांड कहां से आ रहा होगा, सिटीज के तरफ से। सप्लाई कहां से आ रहा होगा, विलेजेस के तरफ से या क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग साइट के तरफ से। तो एक सप्लाई एंड डिमांड का एक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर जब परचेजिंग पावर होगा, परचेजिंग पावर कहाँ से आता है, ट्रेड से आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से आता है। हाँ, ये भी एक चीज पॉइंट को जरूर मेंशन कर देना कि हमें वहां पर बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। कोई हमें नो करेंसी सिस्टम हमें या फिर नॉन करेंसी ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिलता है। ये दो चीज जरूर अपने आंसर में लिख देना ट्रेड वाले एस्पेक्ट में, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड को शो करता है। These acted as node of supply and demand, where villages acted as supplier and cities reflected as demand generator, combining together to fuel urbanization and urbanism. ठीक है। इस तरीके से आप इस अपने पॉइंट को लिख भी सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो involved technological knowledge and advancement which are the key markers of Harappan cities and town plan, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको क्राफ्ट के बारे में बताना है कि किस तरीके से क्राफ्ट का सिग्निफिकेंस था टुवर्ड्स हड़प्पन अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म, किस तरीके से इसने हड़प्पन सिटीज और उसके टाउन प्लानिंग को कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। बताना, पहले एविडेंस के साथ, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो और लास्ट में 2 या 3 लाइन के अंदर में या मैक्स 4 लाइन के अंदर में उसका सिग्निफिकेंस समझा दो एक्सप्रेशन के तौर पर, ठीक है। तो ये हो गया क्राफ्ट। और अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, ट्रेड के तरफ में। Trade. It was fundamental to the prosperity of Indus Valley civilization या फिर हड़प्पन
civilization. It not only supported not only supported the economy, but also fostered cultural exchange, which helped in laying the foundation of ग्लोबल ट्रेड, या फिर आज के टर्मिनोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड के सिग्निफिकेंस को आपको समझाना है, बताना है कि किस तरीके से ये हड़प्पन अर्बनाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्कर था। ठीक है, और आज के टाइम में इवन देखा जाए तो कई हजारों साल पहले से ही ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अवेलेबल थे। इंडियन पीपल, हमारे एंसेस्टर्स इस चीज के साथ में जुड़े हुए थे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिखना है। और इस बार प्रोबेबिलिटी भी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड ग्लोबल ट्रेड से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनके रिलेशन को से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्या रोल है। मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, इसी के सिग्निफिकेंस और इसी से एक मिलता जुलता हुआ। पर याद रखना, इस बार हड़प्पा और ग्लोबल ट्रेड के बीच का एक रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्शियन गल्फ में जो अभी जो इतना क्राइसिस उभर कर आया है, और उसके कारण जो इंडिया में जो क्राइसिस है, खास करके फ्यूल्स और अदर सप्लाई चेन्स को लेकर, तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा। इस तरीके से हमें हड़प्पन इकोनॉमी को डील करना था। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले देखा किस क्या मेन थीम रहेंगे जब भी हम इकोनॉमी पे बात करते हैं। पहला एग्रीकल्चर है, दूसरा हमारा क्राफ्ट है, और तीसरा हमारा ट्रेड है। हमें पहले सभी के पॉइंट्स को हमने देखा कि इनको कैसे फर्दर बाइफरकेट करना है। एग्रीकल्चर के पॉइंट्स देखे, क्राफ्ट के पॉइंट देखे, ट्रेड के पॉइंट देखे, फिर उसके बाद में इनके सिग्निफिकेंस को समझाना है। जनरल फीचर्स एक अलग है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे किस तरीके से ये सभी फैक्टर्स मिलकर हड़प्पन अर्बनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, हड़प्पन अर्बनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट फीचर बनते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं इस टॉपिक से भी रिलेटेड, हड़प्पन ट्रेड से भी रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और जो हमने पिछले लेक्चर क्लास में जो टाउन प्लानिंग था उससे रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं। ठीक है, तो आप सभी नोट करते जाइए, और आंसर जो है वो आप इस ईमेल आईडी पर करेंगे, रिवोल्ट आरा 1857@gmail.com, यहां पर आप अपने आंसर्स को देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रहेगा, एग्जामिन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन agrarian
प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसी से फिर से और प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेस द डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन and exchange relations in Harappan civilization। तीसरा क्वेश्चन, इवैल्यूएट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स इन द अर्बनाइजेशन of Harappan civilization। ठीक है, टाउन प्लानिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लो। डिस्कस द urban traits of Harappan civilization with special reference to trade and town planning। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को आप कीजिए। और भी बहुत क्वेश्चंस रहेंगे, मैं धीरे धीरे करके देते जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि हर बार कुछ ना कुछ आपके पास में सेम जो टॉपिक हमने क्लास में कवर किया हुआ है उससे भी, और जो प्रीवियस उससे पहले भी जो क्लासेस के जो टॉपिक हैं उससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ताकि एक कंटिन्यूअस फॉर्म में हम आंसर राइटिंग फॉर्म में एंगेज रहें, चाहे जो अभी हमने किया है या जो हम पास्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 है, पहले मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे, ये 4 हो गए, तो कुल मिलाकर अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन से 6 टॉपिक हमने 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में सोसाइटी एंड रिलीजन के टॉपिक को कवर करेंगे। सोसाइटी एंड रिलीजन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट अपने आंसर राइटिंग के क्लास में, क्लास 4 में देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से एरियाज होता है जहां से क्वेश्चन बनेंगे, और किस तरीके से आंसर राइटिंग हमें करना है। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आंसर्स को लिखिए और सबमिट कीजिए इवैल्यूएशन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।